वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं डिमांड फंक्शन। इसे हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी कहते हैं। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है यार, इंटरेस्टिंग है। तो यार पहले ये जान लो कि दो तरीके के डिमांड फंक्शंस होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन। और दोनों के लिए अलग अलग डिटर्मिनेंट्स होते हैं। डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? ये वो फैक्टर्स होते हैं जिनके चेंज होने से डिमांड भी चेंज हो जाती है। हाँ, मतलब कोई फैक्टर चेंज हुआ, बढ़ा या कम हुआ, तो डिमांड भी चेंज होगी। अब कैसे चेंज होती है और किन फैक्टर से चेंज होती है, वही हम पढ़ते हैं। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, ये क्या होता है? ये एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के डिमांड के बारे में पढ़ते हैं हम इसमें, कि उसकी डिमांड कैसे इन्फ्लुएंस होती है, किन फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है, राइट। तो देख लेते कौन कौन से फैक्टर्स हैं। डिमांड को dx से लिखेंगे हम। तो हमारे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? एक होता है प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये साइंस भी याद कर लेना, PR, PX, और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस T, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस E। तो ये 5 फैक्टर्स होते हैं जिससे इंडिविजुअल डिमांड इफेक्ट होती है। इन्हीं फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यार ये बहुत आसान है और बहुत कॉमन सेंस वाली चीज़ है, पर मैं आपको बताती हूँ। पहला है ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब देखो, किसी कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ेगा तो लोग उसे कम लेंगे। मतलब कोई चीज़ महंगी हो गई तो लोग उसे लेना कम कर देंगे कि नहीं कर देंगे? हाँ, कर देंगे। तो इसलिए जब लेना कम कर देंगे तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। लोग नहीं, एक इंडिविजुअल, किसी चीज़ की का प्राइस बढ़ा तो कंज्यूमर ने उसे लेना कम कर दिया तो उसकी डिमांड भी कम हो गई, है ना। तो इसमें हमारी होती है इन्वर्स रिलेशनशिप। देखो, इन्वर्स रिलेशनशिप तब होती है जब एक चीज़ इंक्रीज हो रही हो, दूसरी चीज़ डिक्रीज हो रही हो, उससे हम कहते हैं इन्वर्स। और जब दोनों चीज़ें इंक्रीज होती हैं या दोनों चीज़ें डिक्रीज होती हैं तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। ये याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसे टर्म्स को यूज़ किया जाता है इकोनॉमिक्स में। अब देख लेते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देखो, रिलेटेड गुड्स का जब प्राइस बढ़ता है, कम होता है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है डिमांड पे? पहला तो ये जान लो आप कि दो तरीके के होते हैं रिलेटेड गुड्स। सबसे पहला होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब क्या होता है? तो यह सब्स्टिट्यूट गुड्स तो नाम से ही क्लियर है, जो दो गुड्स एक दूसरे की जगह पे यूज किए जा सकते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, या तो ये या तो वो। दोनों में से मतलब एक साथ यूज नहीं किए जाते, एक दूसरे की जगह पे यूज किए जाते हैं, सब्स्टिट्यूट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी और कॉफी। टी और कॉफी मतलब इन दोनों को साथ में तो पीते हो नहीं आप, या तो टी पियोगे या तो कॉफी पियोगे, एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं ना। टी नहीं तो कॉफी, कॉफी नहीं तो टी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों? टी का प्राइस बढ़ा, टी महंगी हुई, लोगों ने कहा भाई टी बहुत महंगी, हम टी नहीं पियेंगे, हम कॉफी पियेंगे। तो कॉफी पी लोगों ने, कॉफी की डिमांड बढ़ गई, है ना। वही इसका ऑपोजिट भी देख लो। ये ऑपोजिट क्या होगा आप लोग मुझे बताओगे? फॉर एग्जाम्पल टी का प्राइस कम हो गया, टी फिर से सस्ती हो गई, है ना। तो लोग क्या करेंगे? कॉफी पियेंगे या टी? सस्ती हो गई तो वापस टी पे आ जाएंगे, तो कॉफी की डिमांड फिर से कम हो जाएगी। तो यार इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। प्राइस प्राइस, एक चीज का प्राइस कम होता है, दूसरी चीज की डिमांड कम होती है। एक चीज का प्राइस बढ़ता है, दूसरी चीज की डिमांड बढ़ती है, राइट। तो यही होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। और जो दूसरा हमारा होता है रिलेटेड गुड्स, वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो ये क्या होते हैं? ये वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन और इंक। पेन और इंक साथ में यूज किया जाता है कि नहीं किया जाता? हाँ, किया जाता है। एक दूसरे के बिना ये यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते।
तो यार ये दोनों एक दूसरे की डिमांड भी कंप्लीट करते हैं और साथ में इनकी डिमांड होती है। तो यार अगर पेन का प्राइस बढ़ गया तो पेन महंगा हो गया तो पेन ऑब्वियसली लोग लेना कम कर देंगे। अब जब लोग पेन ही नहीं लेंगे तो इंक लेके क्या करेंगे, तो इंक की भी डिमांड कम हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अब दूसरे केस में अगर पेन का प्राइस कम हो गया, पेन सस्ता हो गया, लोग पेन लेने लगे और ज़्यादा, तो इंक की डिमांड भी इनकी इंक की डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों? जब लोगों के पास पेन है तो खाली पेन तो चलाएंगे नहीं, इंक भी लेना पड़ेगा, तो इंक की डिमांड भी बढ़ेगी। तो यही होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं दो। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देखो नॉर्मल गुड्स, दो तरीके के गुड्स होते हैं इसमें इनकम के लिए। एक होता है नॉर्मल गुड्स और एक होता है इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स वही नॉर्मल गुड्स ही होते हैं एक तरीके से, जो मतलब अच्छे होते हैं, डेली यूज करते हैं। लेकिन इंफीरियर गुड्स वो होते हैं जो थोड़े चीप होते हैं। चीप तो नहीं कहेंगे, ये कह लो थोड़े खराब क्वालिटी के होते हैं, इतने अच्छे नहीं होते हैं और थोड़े डिफेक्टिव होते हैं, कह सकते हो। तो जब जो खराब और डिफेक्टिव गुड्स होते हैं वो सस्ते होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ, ऑब्वियसली खराब गुड्स सस्ते होंगे, चीप होंगे। नॉर्मल गुड्स अच्छे होते हैं, इंफीरियर गुड्स से तो अच्छे ही होते हैं। तो यार नॉर्मल गुड्स के केस में अगर इनकम बढ़ी किसी कंज्यूमर की तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी। पैसा ज़्यादा आया तो उसने ज़्यादा गुड्स लेना स्टार्ट कर लिया। लेकिन इंफीरियर गुड्स में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? इनकम बढ़ी कंज्यूमर की, लेकिन डिमांड, इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो गई। ऐसा क्यों? क्योंकि यार जब किसी के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो वो चीप, सस्ते, खराब चीज़ें क्यों खरीदेगा? कॉमन सेंस वाली चीज़ है। तो इसलिए जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ी तो उसने सस्ती चीज़ें, इंफीरियर चीज़ें लेना कम कर दिया, इसलिए उसकी डिमांड भी कम हो गई। वो क्या लेने लगा? अब नॉर्मल गुड्स भाई। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ये क्या होता है? मतलब यार ये एक तरीके से चॉइस होती है कंज्यूमर की कि उसको अब क्या अच्छा लगता है, क्या उसका टेस्ट है, क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, चॉइस क्या है। तो समझो किसी कंज्यूमर का जो टेस्ट है या उसकी चॉइस है वो एक गुड के लिए बढ़ गई, मतलब उसको कोई एक चीज़ बहुत अच्छी लगने लगी तो उसका डिमांड भी बढ़ेगा। लेकिन अगर कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट किसी कंज्यूमर को अच्छा नहीं लगा, उसका टेस्ट उसे अच्छा नहीं लगा या वो अच्छा नहीं लगा, तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। इसमें भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, राइट? लास्ट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। अब ये क्या होता है? समझो एक कंज्यूमर है, उसको ऐसा एक्सपेक्टेशन है उसकी कि अगर उसको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में किसी एक चीज़ का प्राइस या फिर वो प्राइस बढ़ने वाला है या फिर वो चीज़ अवेलेबल नहीं होगी, प्राइस बढ़ने वाला है, तो उसकी जो डिमांड होगी वो भी बढ़ जाएगी। वो अभी ले लेगा क्योंकि बाद में तो महंगा है, इसलिए अभी ले लो। या फिर ये भी एक एग्जांपल ले सकते हो कि अगर किसी कंज्यूमर को लग रहा है आगे जाके कोई चीज़ सस्ती होने वाली है तो वो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि वो सोचेगा यार फ्यूचर में ही लेंगे, अभी क्यों लें, अभी तो महंगा है, जब सस्ता होगा तब ले लेंगे, है ना? ओके, तो यही होते हैं हमारे 5 डिटर्मिनेंट्स किसके? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के। अब जल्दी जल्दी मार्केट डिमांड फंक्शन के भी देख लेते हैं, वो कैसे इफेक्ट होती है और वो होती क्या है। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, टेंशन मत लो, ये बस छोटा सा है। अब छोटा सा क्यों है? अब आप यहाँ देख रहे होगे, यहाँ पे 7 में से 5 फैक्टर्स तो वही पहले वाले हैं। वाह, कितना आसान हो गया, राइट? 5 तो आपने पढ़ लिए, 2 और पढ़ने हैं। इससे पहले जान लेते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन होता क्या है। ये यार जो पूरी मार्केट होती है, जितने कंज्यूमर्स होते हैं, सबका कलेक्टिवली हमें इससे पता चलता है कि अ, इनकी डिमांड कैसे इन्फ्लुएंस होती है।
पूरी मार्केट की डिमांड। ओके, तो ये भी वैसा ही होता है, इसमें 5 फैक्टर्स सेम रहते हैं। कौन कौन से? अब आप लोग बताओगे इनके साइन क्या क्या है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या होता है? PX। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स? PR। इनकम ऑफ द कंज्यूमर? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस। और जो अलग अलग से 2 फैक्टर्स हैं, देखो मार्केट डिमांड फंक्शन में 7 फैक्टर्स होते हैं, 5 ये होते हैं। इंडिविजुअल वाले तो होते ही हैं, लेकिन 2 और फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। कौन से होते हैं? एक होता है नंबर ऑफ बायर्स और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब देखो, मार्केट डिमांड फंक्शन में ये 5, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में ये 5 फैक्टर्स, और मार्केट डिमांड फंक्शंस में इतने फैक्टर्स, है ना। तो 2 एक्स्ट्रा फैक्टर्स होते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं एन से, नंबर ऑफ बायर्स, और दूसरा इनकम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है YD। ओके, अब हम देख लेते हैं नंबर ऑफ बायर्स क्या है। देखो यार, नंबर ऑफ बायर्स मतलब पॉपुलेशन का साइज भी देख लो। अच्छा, जितने बायर्स हैं या जितना हमारा पॉपुलेशन है कह सकते हो, अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ेंगे, अगर लोगों पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारे पास और लोग आएंगे और अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो डिमांड भी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब को ही ले लो, अगर आपके वीडियोस ज़्यादा लोग देख रहे हैं तो ज़्यादा पॉपुलर होगा कि नहीं होगा? अगर सिर्फ 3-4 लोग देख रहे हैं तो कहाँ पॉपुलर होगा? वैसे ही अगर लोग ज़्यादा होंगे तो डिमांड भी ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब देखो यार, हमारी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबकी इनकम एक जैसी तो नहीं है ना, किसी की कम है किसी की ज़्यादा है। लेकिन फॉर सपोज कर लो, अगर सबकी इनकम एक जैसी हो गई, इक्वल हो गई, तो यार सब हर कोई चीज़ें अफोर्ड कर पाएगा, राइट। हर कोई हमारा गुड खरीद पाएगा। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल हो गई तो हमारी डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि सब लोग हमारा बाय कर लेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। सो गाइस, बस इतना ही था इस टॉपिक में। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर अब यार ये मत बोलना कि यार ये क्या पढ़ा के गई, क्या बड़बड़ा के गई, मतलब यार पेपर में लिखना कैसे है। तो यार पेपर में यही लिखना है कि आपको, कि फॉर एग्जाम्पल आपको ये लिखने को आए ये फैक्टर्स के बारे में, तो आपको लिखना होगा कि ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इसका क्या इफेक्ट होता है डिमांड में। जैसे ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस देन द डिमांड डिक्रीजेस, व्हेन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज देन द डिमांड डिक्रीजेस। ऐसे सब में लिखना है। इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ये भी लिखना है। और मतलब आपको जितना डिटेल मालूम है उतना लिख सकते हो। income of the consumer increases, then the demand for normal goods also increase, but in case of inferior goods the demand decreases when the income of the consumer increases। यही लिखना है, रिलेशनशिप क्या है, और कुछ बहुत स्पेसिफिक नहीं लिखना है। ओके, बाय।